इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा से मिशन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता अलड़िया जी हैं, जो कि हम बात करेंगे आज उनसे कि किस तरीके से जो हरियाणा है उसमें राजनीति का क्या इस वक्त महत्व है, राजनीति किस तरीके से चल रही है। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आपने मेरा अपने चैनल पर ये इंटरव्यू आप ले रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जिस तरीके से जो हरियाणा की अगर बात करी जाए, हरियाणा में इस वक्त राजनीति को लेकर के क्या किन मुद्दों पर इस वक्त पार्टी काम कर रही है आपकी, और जो वहां पे इस वक्त राजनीति की क्या स्थिति है? मैं हरियाणा प्रदेश से आती हूँ और मेरे हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, चुनाव है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और मेरा ये मानना है कि जब से हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई और आज तक पूरे विश्व में एक पहचान थी हरियाणा की कि जहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, ये एक मुहावरा भी है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखती हूँ, वो हमारा जो प्रदेश का युवा है, जो हमारे देश का भविष्य को तय करता है, आज वो नशे के गर्त में डूब चुका है। और मैं इस चुनाव में अपनी मिशन एकता पार्टी की तरफ से नशे को ही पहले नंबर पर लेके चल रही हूँ। जितनी भी सरकारें बनी हमारे हरियाणा प्रदेश में, किसी भी मुख्यमंत्री ने ये नहीं सोचा कि ये जो गैर कानूनी नशे की बिक्री होती है, चाहे वो अफीम है, सुल्फा है, गांजा है, स्मैक है, चिट्टा है, कि हम उसको खत्म करें। क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं। जब हमारा भविष्य ही नशे में डूब जाएगा, तो मैं ये मानती हूँ कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए मेरा मेन मुद्दा है, एक हरियाणा प्रदेश की मैं बात नहीं कर रही, पूरे देश में हमारा जो देश है, युवा जो हैं, वो नशे से मुक्त होने चाहिए। ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाती। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, उनके सामने गरीबी आ जाती है। वो अपने हिसाब से जो चाहते हैं पढ़ाई करना, डिग्री लेना, उनके माँ-बाप गरीब हैं, बेरोज़गार हैं, वो डिग्री नहीं ले पाते। कुछ लोग कर्जा करके, दिहाड़ी मज़दूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो वो डिग्री लेके रोड पे घूमते हैं। आज किसी भी सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की कि उन बेरोज़गारों के रोज़गार का प्रबंध कर दें। जैसे कोई भी पार्टी आती है, अपना मैनिफेस्टो सब जारी करते हैं, लेकिन आज तक चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो तीसरे मोर्चे की भी सरकारें बनी हैं इस देश में आज़ादी के बाद, किसी भी पार्टी ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी को दूर करने का बीड़ा नहीं उठाया। और उसका आज नतीजा है, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बात बोलते हैं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मैं उसको शर्म मानती हूँ। मुझे शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि मैं भारत देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। ये गर्व की बात हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। 5 किलो अनाज किसको दिया जाएगा? जो भूखा मर रहा है। इसका मतलब मेरे देश की जो जनसंख्या 140 करोड़ है, उसमें 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देकर उनका पेट भर रहे हो, तो मेरा देश विकसित कहाँ है? भारत का विकास कहाँ हुआ है? जब 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो आटे और अनाज के ऊपर निर्भर है, तो शिक्षा का क्या होगा? स्वास्थ्य का क्या होगा? कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? हम कैसे तरक्की करेंगे? हम विदेशों में जाकर भाषण देते हैं, हम देश के कोने-कोने में जाकर भाषण देते हैं कि हमने 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे दिया। गिनाए दिखाएँ कहाँ दिया रोज़गार? कोई भी मुख्यमंत्री बताए उस प्रदेश में कहाँ रोज़गार दिया? अब इस देश में बात कहने से बात नहीं बनेगी, कुछ करने से बात बनेगी और उसका सबक हमें बांग्लादेश से लेना पड़ेगा। वहाँ के छात्रों ने जो आंदोलन किया और एक सत्ता को आईना दिखा दिया कि अगर तुम हमें इग्नोर करोगे तो हम भी तुम्हें कुर्सी के ऊपर नहीं बैठने देंगे। इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है। सत्ता पर जो भी बैठेगा, अब उसको जेन्युइन तरीके से जनता की सेवा के लिए कार्य करना पड़ेगा।
वहीं अगर बात करी जाए कि जिस वक्त आपने बंगाल की अभी उस वक्त जो चर्चा में है उस पे अगर देखा जाए तो पार्टी आपकी किस तरीके से जो सरकार है जो बंगाल सरकार है उसके लिए क्या काम कर रही है? देखिए, वो देश और विदेश नीति की अगर हम बात करें, वो एक अलग चीज़ है। वो जो लोग देश की सत्ता में बैठे वो तय करेंगे। लेकिन मैं एक मानवता इंसानियत के नाते कहना चाहूँगी, इस पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, सबको जीवन जीने का अधिकार है। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबको अधिकार दिया है प्रकृति ने, उस ईश्वर ने। लेकिन आज हम अपने नैतिक मूल्यों को ही भूल चुके हैं। आज हम इंसान तो जरूर हैं, लेकिन हमारी इंसानियत जो है वो मिट्टी में दफन हो चुकी है। किसी भी देश में हो, कोई भी हो, मैं ये चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियों का सम्मान हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, ताकि उनको गलत कार्य ना करने पड़े और ऐसी नौबत ना आए कि भी युवाओं को, छात्रों को रोड के ऊपर सरकार का विरोध करने के लिए उतरना पड़े। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए छात्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने समय समय पर कुर्सी पर बैठकर जनता को इग्नोर किया, मात्र झूठे लारे लप्पे दिए, झूठ बोलकर जनता का वोट लिया। अब जनता उसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग कितना झूठ बर्दाश्त करेंगे? अब झूठ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं ये कहना चाहूंगी। भविष्य में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं अभी चुनाव की तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाई? देखिए, मैं तो ये कहूंगी, मेरा तो एक फार्मूला है जो मेरे अंदर की बात है। मैं ये चाहूंगी कि हरियाणा में मजबूत सरकार किसी की ना बने। को इग्नोर किया, मात्र झूठे लारे लप्पे दिए, झूठ बोलकर जनता का वोट लिया। अब जनता उसको सहन करने की स्थिति में नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और लोग कितना झूठ बर्दाश्त करेंगे? अब झूठ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं ये कहना चाहूंगी। भविष्य में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं अभी चुनाव की तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाई? देखिए, मैं तो ये कहूंगी, मेरा तो एक फार्मूला है जो मेरे अंदर की बात है। मैं ये चाहूंगी कि हरियाणा में मजबूत सरकार किसी की ना बने, मजबूर सरकार बने, ताकि वो जनहित में जनता के हितों को देखते हुए फैसले ले। जब जब भी मजबूत सरकारें बनी हैं, वो हिटलर शाही पर उतर आती हैं, उनको खौफ खत्म हो जाता है जनता का। जब तक मजबूर सरकार नहीं होगी, जनता के हितों की अनदेखी होती रहेगी। मजबूर सरकार होगी तो जनता के जो हक हैं उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनको कुर्सी का खतरा रहेगा। हाँ, अगर बात करी जाए कि आपकी पार्टी तो आपकी पार्टी किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेगी? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि मेरा गठबंधन तो जनता के साथ हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहती नहीं कि मैं गठबंधन करूं उनके साथ, क्योंकि मेरी थ्योरी और उनकी थ्योरी में जमीन आसमान का अंतर है। वो झूठ बोलते हैं, मैं झूठ के खिलाफ खड़ी हूं। तो मेरा गठबंधन किसी पार्टी से हो ही नहीं सकता, पॉलिटिकल पार्टी से। मेरा गठबंधन तो सच्चे जो लोग हैं, जो वास्तव में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, जो वास्तव में मानवता को मानते हैं, जो किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते। मैं उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़के उनको मैं निखार रही हूँ और उनको मैं सिखा रही हूँ कि असली राजनीति क्या होती है और हमें असली राजनीतिक जो मूल्य है उनकी कदर करनी चाहिए, ताकि किसी का बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, किसी का भी बच्चा दवाइयों से वंचित ना हो, किसी का भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके सिर पर छत ना हो, किसी का बच्चा भूखा नंगा ना हो। सबको समान अधिकार मिले, कोई भी जाति धर्म का इस देश में हो, मैं उसकी बात करती हूँ। अगर मिशन एकता पार्टी की बात करी जाए तो अभी आने वाला चुनाव है उसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो हमें पूरा तय नहीं कर पा रहे हैं। 2-4 दिन में हमारी मीटिंग होगी। पार्टी के जो हमारा बोर्ड है, वो बैठेंगे, हम तय करेंगे भी कितनी सीटों पर लड़े। आज मैं कहना चाहूँगी आपको कि इस चुनाव में मिशन एकता पार्टी अपनी प्रमुख भागीदारी जो है निभाएगी और हम चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के दर्शकों को कहना चाहूंगी, जिस दिन हम विधानसभा पहुंच जाएंगे मिशन एकता के लोग, हम ये दिखाएंगे कि वास्तव में राजनीति के मूल्य क्या होते हैं, वास्तव में राजनीति होती क्या है। जो आज आप देखिए टीवी चैनल के ऊपर कभी सम्मेलन होगा तो वो क्या बोलते हैं कि किसी को जलील करना हो तो उसको एक बार नेता बोल दो, 100 गाड़ी के बराबर हो गया।
इतना अपमान्यता के नाम का है। सफेद कपड़े पहनकर रोड पे निकलते हैं तो लोग थूकते हैं उसके ऊपर कि ये नेता जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि नेता की परिभाषा बदले और उसके लिए मिशन एकता पार्टी काम करेगी। विशेष तौर पे अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको मिशन एकता पार्टी के बारे में जो मुद्दे हैं, तो जिस तरीके से आपने कहा कि नशा मुक्ति या अन्य जो मुद्दे आपने बताए, लेकिन विशेष मुद्दा क्या रहेगा उसको हमारे दर्शक। मेरा विशेष मुद्दा सबसे पहले ये रहेगा कि इस देश में जीवन यापन करने वाला हर इंसान स्वस्थ रहे, उसकी दवाई का प्रबंध हो, उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हो, हर नौजवान चाहे वो महिला हो पुरुष हो उनके लिए रोजगार का प्रबंध हो और सबको कानून के दायरे में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार उनको मिले। नशा जो है इस देश से जड़ से खत्म हो, मेरे ये प्रमुख मुद्दे रहे। वहीं अगर बात करी जाए कि नशे की, जिस तरीके से नशे के पदार्थ बाजारों में बिक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये बंद होता है तो सरकार को जो टैक्सेस हैं, जो फायदे हो रहे हैं, उनमें भी तो नुकसान होगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है जो आपने प्रश्न किया कि नशा अगर हम बंद कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहूंगी, जितना हमारे देश में पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, आप उस टैक्स की चोरी क्यों होने दे रहे हैं? जिस दिन मेरे देश का नागरिक ईमानदारी से टैक्स पे करना शुरू कर देगा तो मेरा देश वास्तव में जो सोने की चिड़िया भारत कहलाता था वो दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। टैक्स भरने से मेरा देश विकसित होगा, शराब बेचने से विकसित नहीं होगा, नशे का कारोबार करने से विकसित नहीं होगा। इसलिए मेरे देश के नागरिकों को, सरकार को अपनी आमदनी का टैक्स पे करना चाहिए ताकि मेरे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क विकास के काम उस पैसे से हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मिशन एकता पार्टी से जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया जिन मुद्दों पर उनकी पार्टी काम कर रही है और जो भविष्य में करेगी, तो कहीं ना कहीं ये एक बात है कि जो नशा मुक्ति की बात को लेकर के अगर देखा जाए तो तमाम पार्टियां यहाँ पर तमाम तरीके के नशा उन्मूलन केंद्र या बहुत सारी चीज़ें उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन नशा को बंद करने का काम सरकार नहीं कर रही। तो जिस तरीके से मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो विधानसभा में चुनाव जीत के आती हैं तो इस मुद्दे पर वो एक सवाल उठाएंगी और इसको बंद करने का पूरा प्रयास करेंगी।